नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज गलवान के बलवान की पड़ताल करना जरूरी हो गया। जी हां, वही गलवान घाटी जिसको लेकर भारत और चीन इस समय आमने सामने हैं। हालात तनावपूर्ण है। आखिर गलवान घाटी में ऐसा क्या है जिस पर चीन की नजर गड़ी हुई है? इससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या गलवान घाटी के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच एक और युद्ध हो जाएगा? आपको याद दिला दें कि वर्ष 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में यही गलवान घाटी बर्निंग पॉइंट बना था। एक बार फिर उसी गलवान घाटी से भड़की हिंसा की चिंगारी युद्ध का संकेत देने लगी। ऐसे में गलवान घाटी की पड़ताल करना आज जरूरी हो गया है। गलवान घाटी के सामरिक महत्व को समझने से पहले चीन के राजनीतिक इच्छा शक्ति को समझ लेना यहां जरूरी हो जाता है। दरअसल चीन एक साम्यवादी और तानाशाही मुल्क है। वहां केंद्रीय सत्ता को चुनौती देने या उसकी आलोचना करने का लोगों के पास बहुत ही सीमित अधिकार होता है। दूसरी ओर भारत प्रजातांत्रिक देश है और यहां सर्वमान्य निर्णय लगभग मुश्किल होता है। भारत की इसी विरोधाभासी कमजोरी का चीन हमेशा से लाभ उठाता रहा है। इसको ठीक से समझने की कोशिश करिए। दरअसल भारत का 43,180 वर्ग किलोमीटर का भूभाग इस वक्त चीन के कब्जे में है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 1962 के युद्ध के बाद चीन ने लद्दाख रीजन के करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान ने चीन के साथ एक सीमा करार करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से 5,180 वर्ग किलोमीटर का भूभाग चीन को दे दिया था। चीन इसको ऑक्साई चीन कहता है। दरअसल यह भी भारत का ही हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने वर्ष 1948 में हमसे छीन लिया था। आप प्रजातंत्र की विडंबना देखिए। हम आरोप प्रत्यारोपों के बीच इस कदर उलझ जाते हैं कि देश की मूल समस्या को समझ ही नहीं पाते या समझने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरी ओर विस्तारवादी चीन हमारी इसी कमजोरी का लाभ उठा ले जाता है। चीन की चाल को समझने के लिए मैंने कई पुस्तकों का अध्ययन किया और आपके लिए एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार किया है। दरअसल चीन का सिर्फ भारत के साथ सीमा विवाद है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि इस वक्त 22 देशों के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। आलम यह है कि इसमें से अधिकांश देशों के बड़े भूभाग पर चीन कुंडली मारकर बैठा है या कब्जा करने की रणनीति बना रहा है। इसलिए चीन को विस्तारवादी देश भी कहा जाता है। इसको विस्तार से अब समझने की जरूरत आ गई है। आइए जानते हैं कि चीन का किन देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। शुरुआत भारत से करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आजादी के समय भारत की सरहद चीन से नहीं मिलती थी। जी हां, नहीं मिलती थी, किंतु 60 के दशक में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा भारत से मिलने लगी। यहीं से भारत की जमीन पर चीन अपना हक भी जताने लगा। दरअसल हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर तिब्बत को हथियाने के बाद चीन ने वर्ष 1962 में भारत पर हमला कर दिया और 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा भी कर लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद चीन ने भारत के सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक दिया। वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने ऑक्साई चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। चीन अक्सर भारत की सीमा में घुस आता है और नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश करने लगता है। वर्तमान में गलवान घाटी और पैंगोंग झील पर कब्जा करने की नीयत से चीन आक्रामक रुख अख्तियार करके सरहद पर तनाव पैदा कर दिया है। समय आ गया है कि अब भारत को चीन से अपना जमीन वापस लेना पड़ेगा। सरहद पर अकेले भारत के साथ चीन का विवाद नहीं है, बल्कि चीन का ताइवान के साथ भी सीमा का विवाद चल रहा है। अध्ययन से पता चला है कि ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, जबकि चीन खुद को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। यानी दोनों देश आधिकारिक रूप से खुद को असली चीन मानते हैं और एक दूसरे को मान्यता भी नहीं देते हैं। चीन और ताइवान के बीच विवाद की शुरुआत 1949 में हुई। चीन में गृह युद्ध के बाद माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने उस वक्त चीन के चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कामिंगतांग पार्टी को हराकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। लेकिन कामिंगतांग के समर्थकों ने ताइवान द्वीप पर जाकर अपनी सरकार बना ली। उस वक्त
कम्युनिस्टों के पास नौसेना नहीं हुआ करती थी, लिहाजा ताइवान पर कब्जा नहीं कर सके। गौर करने वाली बात यह है कि कुओमिंतांग समर्थकों के पहुंचने से पहले ताइवान द्वीप पर जापान का कब्जा हुआ करता था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी पराजय के बाद जापान ने ताइवान का नियंत्रण कुओमिंतांग को सौंप दिया। इधर माओ का कहना था कि ताइवान पहले से ही चीन का हिस्सा है। नतीजा, आज भी चीन ताइवान को हड़पने की कोशिश में लगा हुआ है और ताइवान के वायु व जल क्षेत्र में चीन अक्सर घुसपैठ कर जाता है। अब बात इंडोनेशिया की करते हैं। दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया भी अब चीन को खटकने लगा है। बता दें कि साउथ चाइना सी के कुछ इलाकों पर इंडोनेशिया की हुकूमत है। चीन का कहना है कि यह इलाका पहले चीन का हुआ करता था। नतीजा, वह इंडोनेशिया पर साउथ चाइना सी को खाली करके पीछे हटने का दबाव बनाए हुए है। हालांकि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद साउथ चाइना सी में युद्ध की स्थिति बन गई है। इस बीच दक्षिण सागर के तटीय द्वीपों को लेकर चीन और मलेशिया के बीच भी तनाव उत्पन्न हो गया है। दरअसल वर्तमान में दक्षिण सागर के तटीय द्वीपों पर मलेशिया का अधिकार है, किंतु चीन यहां भी अपना दावा ठोक रहा है। नतीजा, अब मलेशिया भी चीन के निशाने पर आ गया है, यानी चीन की विस्तारवादी नीति से उसका कोई भी पड़ोसी अछूता नहीं। बात यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि सिंगापुर के साथ भी इन दिनों चीन की तानातानी काफी बढ़ गई है। गौर करने वाली बात यह है कि सिंगापुर के साथ चीन की सीमा नहीं मिलती है, लेकिन दक्षिण चीन सागर में जहां सिंगापुर की सरकार का शासन है, वहां भी अब चीन दखल देने लगा है। चीन की सेना ने सिंगापुर के मछुआरों को साउथ चाइना सी में आने से रोक दिया है। कई बार सिंगापुर की नावों को चीन अपने कब्जे में भी ले चुका है। नतीजा, यहां भी तनाव है, यानी चीन हर हाल में अपने देश की सीमा का विस्तार चाहता है। इसी कड़ी में चीन ने कजाकिस्तान पर भी अपना दावा ठोक दिया। चीन पहले ही कजाकिस्तान के बड़े भूभाग पर कब्जा कर चुका है। अब कुछ दूसरे इलाके पर कब्जा को लेकर वहां भी तनाव पैदा हो गया। इसी प्रकार किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, मंगोलिया, कंबोडिया, फिलीपींस, म्यांमार, बुर्नेई, वियतनाम, लाओस जैसे देश के बड़े भूभाग पर चीन ने कब्जा कर लिया है या उस पर अपना दावा जताकर सीमा पर तनाव को बढ़ा दिया है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा चीन की विस्तारवादी नीति है और वह अपने पड़ोसी के जमीन पर कब्जा करना चाहता है। चीन अपने पड़ोसी की जमीन पर बुरी नजर रखता है और कब्जा करने की हर संभव कोशिश भी करता है। एक बानगी और देखिए, चीन ने अफगानिस्तान के वखन के इलाके पर भी अपना दावा ठोक दिया है। बता दें कि अफगानिस्तान से चीन की मात्र 92.45 किलोमीटर की सीमा ही मिलती है। जी हां, मात्र 92.45 किलोमीटर। बावजूद इसके चीन ने यहां भी घुसपैठ शुरू कर दिया है। अब आप सोचिए कि चीन आखिर चाहता क्या है। पूर्वी चीन सागर में सेनकाकुई द्वीप को लेकर जापान के साथ भी चीन का विवाद चल रहा है। बहुत ही छोटा सा देश है भूटान, चीन की उस पर भी गिद्दी नजर है। भूटान को चीन हड़प जाना चाहता है। अक्सर चीन की सेना भूटान की सरहदी इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहती है, किंतु बीच में भारत के आ जाने से चीन का मंसूबा कभी पूरा नहीं हुआ। डोकालाम का विवाद तो आपको याद ही होगा। सरहद पर भारत के आ जाने के बाद चीन को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन यहां भी विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल चीन इस इलाके में सड़क निर्माण करना चाहता है। इसी प्रकार चीन की कम्युनिस्ट सरकार पूरे दक्षिण कोरिया पर अपना अधिकार जताती है। पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों पर कब्जा करने की नीयत से चीन सैनिक हस्तक्षेप करता है। चीन की आदतों में अब हस्तक्षेप करना शुमार हो गया है। हद देखिए, चीन अपने घनिष्ठतम मित्रों में से एक उत्तर कोरिया की जमीन पर भी गिद्ध नजर रखता है। उत्तर कोरिया के जिंदाओ के इलाके को चीन अपना बता रहा है और इसको चीन के नक्शा में शामिल भी कर लिया है। चीन का एक और बड़ा पार्टनर है रूस, लेकिन चीन का सीमा विवाद रूस के साथ भी है। दरअसल चीन ने रूस के दमनस्की द्वीप पर अपना दावा ठोक दिया है। इसको लेकर कई बार दोनों देश के बीच वार्ता भी हो चुकी है, यानी चीन किसी का नहीं। अब चीन के साथ नया दोस्ती करने वाले नेपाल पर एक नजर डाल लेना यहां जरूरी हो गया है। चीन की गोद में बैठने का ख्वाब देख रहे नेपाल पर हमेशा से चीन की गिद्ध नजर रही है।
चीन का मानना है कि नेपाल असल में तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत को चीन अपने में मिला चुका है। ऐसे में नेपाल पर चीन स्वाभाविक अधिकार मानता है, किंतु बीच में भारत के खड़ा हो जाने से चीन की मंसूबा कभी पूरा नहीं हुआ। अब एक रणनीति के तहत चीन ने नेपाल को पहले भारत से अलग करने की चाल चल दी है, ताकि कालांतर में नेपाल पर चीन अपना कब्जा कर सके। यानी चीन किसी का नहीं है और वह हर हाल में अपने सरहद का विस्तार करना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद अभी तक आपको चीन की विस्तारवादी नीति अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आइए गलवान घाटी पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल गलवान की यह घाटी ऑक्साई चीन और लद्दाख के बीच में स्थित है। वर्तमान में यह दोनों देश के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के रूप में जानी जाती है। यह घाटी चीन के दक्षिण सिनजियांग से लेकर लद्दाख तक फैली हुई है। यहां पर पाकिस्तान की सरहद भी है। इन्हीं कारणों से यह इलाका सामरिक रूप से बेहद ही संवेदनशील इलाका माना जाता है। वर्ष 1962 की युद्ध के दौरान भी गलवान नदी के इस इलाके में दोनों देश की सेना के बीच घनघोर युद्ध हुआ था, किंतु उन दिनों भी चीन की सेना को गलवान घाटी में मुंह की खानी पड़ी थी। विवाद की शुरुआत वर्ष 1958 से हो गई थी। कहते हैं कि ऑक्साई चीन में चीन ने सड़क बना ली और भारत सरकार को उस वक्त इसका पता ही नहीं चला। यह सड़क चीन के काराकोरम से होते हुए पाकिस्तान को जोड़ती है। बाद में जब भारत को इस सड़क की जानकारी मिली तो भारत सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि तब तक सड़क बन चुका था। यहां आपको बता दें कि ऑक्साई चीन का पूरा इलाका वास्तव में भारत का हिस्सा है। चीन ने पाकिस्तान की मदद से इस पर अवैध कब्जा कर लिया है। अब एक बार फिर से लौटते हैं गलवान में और समझने की कोशिश करते हैं मौजूदा घटनाक्रम। हुआ यह कि 15 और 16 जून 2020 की दरमियानी रात में चीन की सैनिकों ने अंतरराष्ट्रीय समझौता का उल्लंघन करके भारतीय सेना पर लोहे की रड और कटीले तार से हमला कर दिया। इस हमला में भारत के कमांडिंग ऑफिसर सहित कुल 20 सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि थोड़ी देर बाद ही भारत की जवाबी कार्रवाई में चीन को भी बहुत नुकसान हुआ। चीन के कमांडिंग ऑफिसर सहित उनके करीब 45 से अधिक जवानों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। हालांकि चीन ने आधिकारिक रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके चीन को ही नुकसान की पुष्टि करते हुए सिर्फ इतना बताया है कि मरने वालों की संख्या बताने से तनाव बढ़ने का खतरा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम के संपादक ने ट्वीट करके कुछ इसी तरह की बात कही है। इससे यह प्रतीत होता है कि मरने वाले चीनी सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है और संख्या बताने पर चीन के लोगों में असंतोष भड़कने का खतरा है, वहां उनके अपने ही सरकार के खिलाफ। यानी भारतीय फौज ने चीन का गुरूर तोड़ दिया। समय आ गया है जब चीन के चालबाजी को चकनाचूर कर दिया जाए। दरअसल 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में एग्जैक्ट हुआ क्या था? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की आज हर कोई कोशिश कर रहा है। बात की शुरुआत होती है 6 जून से। तय हुआ था कि चीन के सैनिक पीछे हटेगा और अप्रैल वाली स्थिति को यहां फिर से बहाल कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 15 जून को भारतीय सेना के जवान चीनी सैनिक को अपने क्षेत्र में वापस लौटने को कहने के लिए गए हुए थे। हुआ यह कि भारत के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के 20 फौजियों के साथ चीन के कमांडिंग ऑफिसर से बात करने वहां पहुंचे थे। समझौते के मुताबिक चीनी सैनिक को पीछे हटना था और अप्रैल की स्थिति फिर से बहाल कर देना था। दोनों सेना के बीच पहले ही ऐसा समझौता हो भी चुका था, किंतु चीनी सैनिक अभी तक पीछे नहीं हटे थे। कर्नल संतोष बाबू जानना चाहते थे कि चीन के सैनिक अभी तक क्यों नहीं लौटे और कब लौटेंगे। चीन की जिस सैन्य टुकड़ी से कर्नल संतोष बाबू बात करने गए थे, उसने गलवान घाटी के एक कच्ची पहाड़ी पर अपना कैंप बना रखा था, अस्थायी कैंप बना रखा था, जिसके एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर गलवान नदी की तेज धारा बहती है। यहां पर चीन के करीब 325 सैनिक मौजूद थे। कर्नल संतोष बाबू और चीन के कमांडिंग ऑफिसर के बीच अभी बात चल ही रही थी कि चीनी सैनिक अचानक उग्र होने लगे। उन्हें लग रहा था कि भारतीय गश्ती दल 20 की संख्या में है और वह 300 से अधिक हैं। ऐसे में उन्होंने हावी होने का निर्णय लिया और कटीली तारों वाले लोहे की रड से
भारतीय सैनिक पर हमला बोल दिया। इसके बाद दोनों देश के सैनिक आपस में भिड़ गए, गुत्थम गुत्था हुई। ऊंचाई पर होने वाले इस हिंसक झड़प में कई सैनिकों की मौत गलवान नदी में गिरने से हो गई। बता दें कि वहां का तापमान शून्य से नीचे रहता है। हालांकि भारतीय सैनिकों की संख्या को लेकर चीन की गलतफहमी थोड़ी ही देर में दूर हो गई, क्योंकि भारतीय गश्ती दल बैकअप प्लान बनाए हुए था जिसको चीनी सैनिक समझ नहीं पाए। दरअसल भारतीय सेना के 35 सिपाही रीइंफोर्समेंट के लिए समीप में ही तैयार खड़े थे। वायरलेस पर झगड़े का शोर सुनाई पड़ते ही सेना की दूसरी टुकड़ी तत्काल टूट पड़ी और मोर्चा संभाल लिया। चीन के सैनिकों के गर्दन मरोड़ दिए और रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। इन्हीं कारणों से चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहां बताना जरूरी है कि गलवान घाटी के समीप भारत और चीन की सीमा स्पष्ट नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा तय की गई मैकमोहन लाइन को मानने से चीन पहले से इनकार करता रहा। अब गलवान घाटी के इतिहास पर भी एक नजर डाल लेना यहां जरूरी हो गया है। पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान नदी के तट को गलवान घाटी कहा जाता है। वर्ष 1899 में इस इलाके की खोज गुलाम रसूल गलवान ने किया था। तभी से इसको गलवान घाटी के नाम से पहचान मिली। सर्वेंट ऑफ साहिब नाम के एक पुस्तक में इसका बहुत ही विस्तार से जिक्र किया गया है। किताब के अध्ययन से पता चला है कि कश्मीर में घोड़ा का व्यापार करने वाले समुदाय को गलवान बोला जाता है। कश्मीर के बड़गाम जिला में आज भी गलबनपोरा नाम का एक गांव मौजूद है। बताया जाता है कि लेह में गुलाम रसूल गलवान का मकान आज भी है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लद्दाख के तत्कालीन ब्रिटिश ज्वाइंट कमिश्नर ने गुलाम रसूल गलवान को लद्दाख में अपना मुख्य सहायक नियुक्त किया था। उन्हें आकाशकल की उपाधि दी गई थी। बाद में डोगरा राजवंश ने गुलाम रसूल गलवान को व्यापारिक लेन देन पर शुल्क वसूलने का अधिकारी बना दिया। वर्ष 1925 में गुलाम रसूल गलवान की मौत हो गई। एक शोधकर्ता बारिश उल अनवर के मुताबिक कश्मीर में रहने वाला गलवान समुदाय का एक पुराना कबीला है जो आज भी है। शोध से पता चला है कि गुलाम रसूल गलवान के पिता कश्मीरी थे और मां बाल्टिस्तान की रहने वाली थी। सर्वेंट ऑफ साहिब नामक पुस्तक में गलवान समुदाय के बारे में कुछ ऐसी बातों का भी जिक्र है जिसकी चर्चा करना यहां उचित नहीं होगा। आप चाहें तो खुद ही इस पुस्तक का अध्ययन कर लें। मैंने ऐतिहासिक तथ्य और राजनीति की बारीकियों को बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद चीन की विस्तारवादी नीति और गलवान घाटी की हकीकत को गहराई से समझना अब आपके लिए आसान हो गया होगा। नमस्कार।